नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन कर आज के इस कार्यक्रम को, इस संवाद को हम प्रारंभ करेंगे। मैं हिंदू जन जागृति समिति की ओर से नरेंद्र सुर्वे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हर सप्ताह हम राष्ट्र और धर्म से जुड़े हुए अनेक विषयों के ऊपर हम यहाँ पर आकर संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं और हमें आवश्यक ऐसी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से सनातन हिंदू धर्मीय लोगों को और देशवासियों को देने का प्रयास करते हैं। बंधुओं, आज हम विश्व के पटल पर देख रहे हैं कि कोरोना के महाभयंकर संकट के बाद विश्व उभर ही रहा था, तो अब रशिया ने यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण कर दिया है और अब यह आक्रमण आगे जाकर तीसरे विश्व युद्ध में इसका प्रारंभ हो सकता है क्या? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? ऐसे प्रश्न आज अनेक लोगों के मन में पूरे विश्व में आ रहा है। मीडिया में भी इसी प्रकार की वार्ताएं आ रही है। तो अब ये रशिया और यूक्रेन का ये जो युद्ध है, इसका भारत पे क्या परिणाम हो सकता है? भारत ने इस घटना को अपनी रणनीति की ओर से किस प्रकार से देखना चाहिए और भारत की जनता ने अब क्या करना आवश्यक है? ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ में उपस्थित है ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी। नमस्कार। नमस्कार ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी। ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी, आप भारतीय सेना से सेवानिवृत्त है। आपने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कारगिल और अरुणाचल प्रदेश ऐसे अलग अलग क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान की है। आपका राष्ट्रीय सुरक्षा इस विषय पर गहन अध्ययन है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आपकी अनेक पुस्तकें भी प्रसिद्ध हुई है। ऐसे आज पैनलिस्ट हमारे साथ उपस्थित है जो आज इस विषय के मूल तक जाकर हम सभी को मार्गदर्शन करने वाले हैं। आज की इस चर्चा को प्रारंभ करने के पूर्व मैं सभी दर्शकों को आह्वान करना चाहूंगा कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। तो आइए आज के इस संवाद को प्रारंभ करते हैं। ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी, अभी रशिया ने तो आधिकारिक रूप से यूक्रेन का जो विरोध उन्होंने किया है और जो आक्रमण किया है, तो ये आक्रमण करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है, उनकी क्या मंशा है और किस स्थिति में उनको ये आक्रमण करना पड़ा, और यूक्रेन की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। महाजन जी। देखिए, आज जो यूक्रेन पे जो हमला किया है रशिया ने, इसका तीसरा दिन है। मतलब ये 3 दिन हो गए हैं जब से ये हमला शुरू है। और आज का हालात ये है कि जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, इस कीव शहर को रशिया की सेना ने 3 दिशा से घेरा हुआ है और अभी माना जाता है कि उन्होंने पैराट्रूपर्स भी ड्रॉप किए हैं, जिससे कीव को चारों दिशा से घेरा जाएगा। और कीव ये यूक्रेन की कैपिटल है। 2 दिनों से काफ़ी अच्छी बहुत ही जिसे बोलेंगे फियरसम या वायलेंट लड़ाई शुरू है। और समझने वाली बात यह है कि यूक्रेन की सेना अच्छी तौर पे रशिया की सेना का मुकाबला कर रहे हैं। पहले ये सोचा जाता था कि रशिया के पास सेना बहुत है, उनके पास हथियार बहुत है, वो 3 दिशा से हमले कर रहे हैं, इसलिए यूक्रेन डर जाएगा, लड़ाई नहीं होगी। और जिस प्रकार से अफगानिस्तान की 3.5 लाख सेना बिना फाइटिंग किए हुए भाग गई, अमेरिका की सेना वहाँ से भाग गई, वैसा ही कुछ प्रकार यूक्रेन में होगा। तो वो इस प्रकार से नहीं हुआ है और यूक्रेन की सेना लड़ रही है। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो खुद लड़ाई में शामिल है। अमेरिका ने उनको बताया था कि हम चाहे तो आपको वहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बोला कि मैं खुद लड़ाई में रहूँगा। और जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है, अगले 24 से 48 तास इस राजधानी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया का हमला अभी शुरू हो गया है। वहाँ पे इस शहर की लोक संख्या ऑलमोस्ट 3 मिलियन इतनी बड़ी थी। अभी वहाँ से कुछ लोग भाग गए हैं, कहीं काफ़ी बिल्डिंगें टूटी हुई है, लेकिन लड़ाई जारी है। और ये माना जाता है कि अगले 24 या 48 घंटे के अंदर कुछ रिजल्ट सामने आएगा, यानी कि कीव सिटी रशिया के हाथ में आ जाएगी। और इसी समय एक और जो कार्रवाई हुई है
कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन पास किया है जिसमें 13 देशों ने रशिया को एग्रेसर ठहराया हुआ है, लेकिन हमारा देश भारत, इन्होंने इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हम न्यूट्रल रहे हैं, यानी कि हमने रशिया की भी बाजू नहीं ली है, हमने अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड की बाजू नहीं ली हुई है, हम न्यूट्रल रहे हुए हैं। इसी समय रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, इन्होंने यूक्रेन को बोला है कि अगर आप हमसे निगोशिएशंस करना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो हम तैयार हैं। यूक्रेन ने रिप्लाई दिया कि बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बातचीत ये पोलैंड में हो। रशिया चाहता है कि ये बातचीत जो है वो होनी चाहिए रशिया के अंदर, लेकिन यूक्रेन के जो नेता है वहाँ जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर वो वहाँ जाते हैं तो वो वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे, ये सबको पता है। तो बातचीत के बारे में बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत कहाँ होगी ये नहीं पता। लेकिन इसी समय रशिया का हमला जो है कीव के ऊपर, ये काफ़ी तेज हो गया है। और जो यूक्रेन का जो ईस्टर्न भाग है, ईस्टर्न भाग जो तीनों जगह जो रशिया को लगा हुआ है, क्रीमिया को लगा हुआ है, इस ईस्टर्न भाग के ऊपर तकरीबन जो रशियन कंट्रोल है ये तकरीबन पूरा हो गया है। लेकिन वेस्टर्न जो भाग है यूक्रेन का, जो पोलैंड और बाकी देशों को मिलता है, वहाँ के ऊपर अभी भी यूक्रेन का वहाँ पे राज्य है और वहाँ पे रशियन सेना ये पहुंची नहीं है। तो शॉर्ट स्टोरी ये है कि लड़ाई बहुत एक क्रिटिकल हालात में पहुंची हुई है। क्या होगा ये ज़्यादा क्लियर होगा अगले 1 या 2 दिन के अंदर। यूक्रेनियन लड़ तो रहे हैं, लेकिन दुनिया के कोई भी देश, यानी कि नाटो है, यूएसए है या यूरोपियन देश है, उन्हें मदद नहीं कर रहे हैं। और लास्ट में जब तक सवाल है भारतीयों का, तकरीबन 20,000 भारतीय विद्यार्थी वहाँ पे थे, उसमें से 4,000 को बाहर निकाल दिया है। उसके बाद जो बचे हुए हैं उनकी हालात अभी काफ़ी अनसर्टन है, क्योंकि कोई भी विमान वहाँ पे जा नहीं सकता अंदर, क्योंकि जो पूरा एरिया में लड़ाई चल रही है। हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने बातचीत की रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, तो उसके बाद ये फैसला हुआ है कि कुछ भारतीय विद्यार्थी वेस्टर्न दिशा में जाएंगे और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है पोलैंड वगैरह, वहाँ से वो अंदर आएंगे और वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। तो इसके मुताबिक तकरीबन 400 साढ़े 400 विद्यार्थी बाहर पहुँचे हैं और वो वहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद है। लेकिन जो मेजॉरिटी है वो वॉर जोन में स्टकअप हुए हैं और वहाँ से निकलना उनके लिए आसान नहीं है। कोशिश तो बहुत हो रही है उनको बाहर निकालने की, लेकिन जब तक फैसला ना हो या यूक्रेन हार जाए या रशिया का कब्जा पूरा हो जाए, तब तक शांतता निर्माण नहीं होगी। तब तक बाय एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इवैक्यूएशन करना ये आसान नहीं होगा। और लास्ट में मैं इतना बोलना चाहूँगा, रशिया आक्रामक लड़ाई की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन यूरोप, नाटो या यूएसए केवल इकोनॉमिक सैंक्शन की मदद से उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, जिसका ज़मीन के ऊपर कुछ असर नहीं होने वाला है। तो यह है आज की परिस्थिति डे नंबर 3 यूक्रेन और रशिया के बीच में। हाँ जी महाजन जी, आपने वर्तमान स्थिति का हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर अवगत कराया। पर पहले हम ये देख रहे थे कि ये युद्ध के पहले अमेरिका और अन्य यूरोपियन जो देश है, पहले तो वो यूक्रेन के साथ में खड़े हुए, रशिया को इन सभी ने मिलकर धमकियां दी। और अब जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है, तो अमेरिका और ब्रिटेन, ये जो देश है, इन्होंने सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जमीनी स्तर पर कोई भी कार्रवाई करने से ये बच रहे हैं। तो क्या इन्होंने यूक्रेन को युद्ध में झोंक कर उसको अकेले छोड़ दिया है? नरेंद्र जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि यूक्रेन जो है ये अभी अकेला पड़ गया है और उनको जो वेस्टर्न वर्ल्ड से मदद मिल रही है वो केवल जिसे बोलेंगे शस्त्र या इंटेलिजेंस या आर्थिक निर्बंध लगाने से। लेकिन जो सेना नाटो की है वो उनके साथ रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वैसे देखा जाए तो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल, सबसे खतरनाक मिलिट्री अलायंस है। उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी है, वेपन्स है, स्टेट ऑफ द आर्ट सभी चीज़ें उनके पास है। लेकिन आज उनके पास जो चीज़ नहीं है वो है विल टू फाइट। हो क्या रहा है कि यूरोप के देश अभी एक दूसरे के साथ ही लड़ाई में लगे हुए हैं। फ्रांस का जर्मनी के साथ डिफरेंस है, जर्मनी का इंग्लैंड के साथ है, या किसने यूरोपियन यूनियन में आना चाहिए, किसने बाहर जाना चाहिए, इसके ऊपर मतभेद है। क्या इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने चाहिए, इसके ऊपर मतभेद है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर लड़ाई के अंदर उनके जो सोल्जर्स मारे जाते हैं तो वहाँ की जनता, खास तो यूरोप की और अमेरिका की, अपने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालती है कि आपने लड़ाई में नहीं जाना चाहिए। तो इतना पावरफुल मिलिट्री अलायंस, ताकत बहुत है, लेकिन इच्छा शक्ति ना होने के कारण न्यूट्रलाइज हुआ है। इनफैक्ट सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में काफ़ी सारे कार्टून्स आ रहे हैं कि दो प्रकार के कार्टून है। एक ने बताया है कि रशियन टैंक्स जो अंदर आ गए तो उसके साथ कौन लड़ रहा है, क्या अमेरिकन टैंक लड़ रहे हैं या नाटो के टैंक लड़ रहे हैं? तो नहीं, उसके साथ लड़ रहे हैं नाटो टीवी चैनल्स के ऊपर, डिबेट्स के अंदर स्टेटमेंट्स इशू करके, धमकियां दे के। लेकिन और जो उनके थिंक टैंक्स है, विचार मंच है, उनके थ्रू स्टेटमेंट्स इशू करके कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि फिजिकल लड़ाई में शामिल होने में नाटो के देश डरते हैं। और इतना तो उनको भी हमने मानना पड़ेगा कि उन्होंने ये क्लियरली भी बताया था कि यूक्रेन में लड़ाई होती भी है तो भी हम लड़ाई में फिजिकली हिस्सा नहीं लेंगे, हम केवल आर्थिक निर्बंध लगाएंगे और बाकी की सारी जो एड है ये करेंगे। तो वैसे उन्होंने जो बोलना था वो बिल्कुल सच ही किया हुआ है। क्योंकि आजकल हुआ क्या है कि यूरोप है, अमेरिका है, उनकी पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, वो केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे है। ये बहुत एक सॉफ्ट नेशन बन गए हैं, ये कभी लड़ाई लड़ते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी के मदद से या हमारी इकोनॉमिक माइट के मदद से हम पूरी दुनिया के ऊपर राज करें वगैरह। तो जो लड़ने की जो हिम्मत है, ये हिम्मत ही ये खो के बैठे हुए हैं। अभी देखिए पिछले कुछ दिनों से जो बाइडेन क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसे वहां पर भी कोई पूछता नहीं है। और आपको शायद, अगर आपने अमेरिकन मीडिया देखा होगा, तो उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो पहले प्रेसिडेंट थे, वो बोल रहे हैं कि पुतिन जो कर रहे हैं वो ठीक है। जो इनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर कुछ लोग जो बाइडेन का विरोध कर रहे हैं। यानी कि जिस प्रकार से पॉलिटिकल इन फाइटिंग के लिए हमारा देश बहुत ही फेमस है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या है, एक दूसरे से लड़ना। कोई प्रोडक्टिव काम तो करते नहीं है, लेकिन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, एलिगेशन वगैरह चलता रहता है। आज कम से कम हम एक प्राउडली बोल सकते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल लीनिंग्स है वो अभी अमेरिका ने सीख ली है। वो रशिया के साथ लड़ने के बदले वो अभी लड़ रहे हैं आपस में कि क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए। तो ये दुनिया के लिए एक बहुत खराब बात है, यूक्रेन के लिए बहुत खराब बात है। और अमेरिका नहीं लड़ेगा, वो केवल इकोनॉमिक सैंक्शन के आगे नहीं जाएगा। और इकोनॉमिक सैंक्शन के अंदर भी वो जो सख्त सैंक्शंस है, जैसे कि जो उनका रूबल जो उनकी करेंसी है उसे डीलिंक करना फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट, ये भी वो करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ऐसे होगा तो यूरोप का तेल और गैस की प्रॉब्लम होगी वगैरह वगैरह, उनको उसकी भी आर्थिक कॉस्ट होती है। ये नहीं है कि उसे वो सहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि वो सहन नहीं करना चाहते। तो इसीलिए यूक्रेन अलग पड़ा हुआ है। कितने दिन लड़ेंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन सच बात यह है कि यूक्रेन अभी लड़ रहा है। अगर कीव के ऊपर कब्जा हो जाता है तो क्या उसके बाद गवर्नमेंट, यूक्रेन के गवर्नमेंट का क्या होगा? वो जो वेस्टर्न पार्ट है जहां पर अभी भी वो उनकी संख्या है, क्या वो वहां पे नई सरकार प्रस्तापित करेंगे कि नहीं? ये सवाल अगले 24 या 48 घंटे के अंदर हमें साफ हो जाएंगे। नरेंद्र जी। जी जी महाजन जी, जिस प्रकार से रशिया ने ये पूरा हमला किया है, तो अब पूरा विश्व यानी चीन की ओर भी नजर जा रही है कि चीन अब क्या करेगा। क्योंकि रशिया को तो नाटो या कोई भी यूनाइटेड नेशंस उसे रोक नहीं पाया।
चीन का ताइवान के साथ विवाद है, भारत के साथ विवाद है। तो आने वाले काल में चीन क्या कर सकता है, आपको क्या लगता है ये पूरे देखिए, संघर्ष को देखते हुए? यस, अभी बात ये हुई है कि जो कार्रवाई नाटो ने, यूरोपियन कंट्रीज ने और यूएसए ने की हुई है, इससे असेसमेंट श्री पुतिन इन्होंने ये की है कि ये डरपोक लोग हैं, ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बाकी सब कार्रवाई करते रहेंगे। तो हमें जो करना चाहिए कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई करनी है तो हम कर सकते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है लड़ने की। कि जो असेसमेंट बिल्कुल साफ है, अफगानिस्तान में एग्जैक्टली यही हुआ था। तो इसे देख के चाइना भी एम्बोल्डन हो रहा है। अगर आप, और जैसे आपने बोला कि ताइवान के ऊपर क्या होगा, तो ताइवान के ऊपर हमला होने की जरूर मतलब उसकी एक ये है। इनफैक्ट ये बोला जाता था कि पहले अगले 1-2 साल में ताइवान के साथ लड़ाई हो जाएगी और ताइवान चाइना का हिस्सा बनेगा। और लेकिन अ, अभी शायद ये टाइम फ्रेम जो है, जो 2 साल की थी, 3 साल की थी, वो अभी शायद एडवांस हो सकती है, क्योंकि चाइना को भी पता लग जाएगा कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड करता कुछ नहीं है, बातचीत ही करता रहता है। और जिस प्रकार से ये रशिया का हमला शुरू होने से पहले, उसके पहले 8 साल ग्रे जोन वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉर रशिया यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा था। यानी कि साइबर अटैक करना, इकोनॉमिक सैंक्शन करना, नेवल ब्लॉकेड करना, इंसर्जेंसी वहाँ पे पैदा करना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करना वगैरह। तो एग्जैक्टली यही कार्रवाई आज चाइना ताइवान के खिलाफ कर रहा है। जैसे रशिया ने अपनी सेना बॉर्डर के ऊपर लाके रखी थी, चाइना तो उसके आगे गया हुआ है। पिछले 1 साल के अंदर, अगर मुझे मेरी फिगर्स याद होगी, 2021 की फिगर्स लीजिए, 2021 के अंदर चाइना के एयरफोर्स ने ताइवान के एयर स्पेस में 4,000 या 5,000 बार इंट्रूजन किया। 250 या 300 इंसिडेंसेस थे। हजारों विमान, एक समय 25-30 फाइटर एयरक्राफ्ट चाइना के ताइवान के एयर स्पेस में आ गए। यानी कि ग्रे जोन वॉरफेयर के अंदर रशिया की सेना तो सीमा के ऊपर थी 3 दिन पहले की अगर हम बात करते हैं तो, लेकिन चाइना उसके आगे चला गया ग्रे जोन वॉरफेयर में। उन्होंने अपने एयरफोर्स को वहां पे घुसाना शुरू किया है। वो एग्जैक्टली वही कर रहा है जो रशिया कर रहा था, कि उनकी असेसमेंट कर रहा है कि उनके एयरफोर्स कैसे है, उनके रडार का कवर कैसे है, जिससे लड़ाई अगर करनी है तो एकदम तैयार रहेंगे। और ताइवान की सेना बहुत थकी होगी, क्योंकि पिछले 2 साल से वो कैट एंड माउस गेम खेल रहे हैं। इसके बाद वो एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, ताइवान के स्ट्रेट में आते रहते हैं, एम्फीबियस लैंडिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो इसीलिए चाइना का ग्रे जोन वॉर, ये रशिया के ग्रे जोन वॉर जो यूक्रेन के खिलाफ था, उससे काफी आगे है। तो इस ग्रे जोन वॉरफेयर का रूपांतर एक फिजिकल वॉरफेयर के होने की शक्यता ये बहुत ज्यादा है, खतरा बहुत ज्यादा है। क्या वेस्टर्न वर्ल्ड उसे मदद करेगा? तो आज जो अभी का जो चक्कर चल रहा है, ऐसा लगता नहीं है। तो ताइवान को खुद को लड़ना पड़ेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और इसके बाद ये भी बोला जाता है कि इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या, चाइना हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, या सिक्किम के अंदर, या लद्दाख के अंदर? तो वो एक अगला सवाल है। लेकिन शायद ताइवान ये चाइना का पहला टारगेट होगा, उसके बाद वो हमारी देश की तरफ ये करेंगे। लेकिन हमारे लिए मैसेज बड़ा क्लियर और साफ है कि अगर लड़ाई होती है, वो अरुणाचल प्रदेश में हो या सिक्किम में हो या लद्दाख में, हमें खुद की शक्ति के ऊपर लड़ना पड़ेगा। हमारी सेना का जो मॉडर्नाइजेशन है, ये चालू रखना पड़ेगा। और हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, इसे आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। नरेंद्र जी। तो क्या हम ये इस प्रकार से देखें कि ये जो तीसरे महायुद्ध की, यानी तीसरे विश्व युद्ध की ये शुरुआत है, क्या हम ये इस प्रकार से इसे देख सकते हैं? और यदि ये ऐसे होता है तो इसका, जैसे अभी ऑयल के भाव बढ़ गए हैं, तो इसका विश्व के स्तर पर आर्थिक, इसके ऊपर किस प्रकार से परिणाम हो सकते हैं, महाजन जी? देखिए, हाँ देखिए, आप तीसरे महायुद्ध की बात कर रहे हैं। तीसरा महायुद्ध 3 साल पहले हो गया था, जिसे जैविक महायुद्ध बोला जाता है। कुछ लोग उसको कोरोना बोलते हैं या कुछ कोविड-19 बोलते हैं, बल्कि उसका नाम है चाइनीज वायरस। तो ये थर्ड बायोलॉजिकल वॉर जो था पूरी दुनिया के खिलाफ, और इस बायोलॉजिकल वॉर ने जो दुनिया का नुकसान किया,
पहले जो 2 वॉर्स हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, इनका नुकसान आप इकट्ठा करें तो उससे 10 गुना ज़्यादा नुकसान पूरी दुनिया का इस इस थर्ड वर्ल्ड वॉर से हुआ। अब अगर आप अभी बात करेंगे फोर्थ वर्ल्ड वॉर की, जिसे मैं ग्रे ज़ोन वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर के नाम से पुकार रहा था, ये तो काफ़ी साल से चाइना भी लड़ रहा है दुनिया अपने हमारे देश के खिलाफ, साउथ ईस्ट एशिया के देशों के खिलाफ, या चाइना के जो एनिमीज है उसके खिलाफ। आपका कहना यह है कि इसका फिजिकल वॉर में कब रूपांतर हो सकता है? तो फिजिकल वॉर में कब रूपांतर हो सकता है? तो इसका आंसर यह है कि पहले वो ग्रे जोन का टैक्टिक्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके देखेंगे, और लड़ाई किए बिना, फिजिकल लड़ाई किए बिना अगर आप अपने जो एम्स है वो अचीव कर सकते हैं, यानी कि सत्ता बदल है, किसी देश ने जिस प्रकार से चाइना चाहता है उस प्रकार से बर्ताव करे वगैरह, तो शायद फिजिकल वॉर की लड़ाई नहीं पड़ेगी। लेकिन वो नहीं होता है तो फिजिकल वॉर की शक्यता है। तो जैसे मैंने पहले बोला, पहले ताइवान का नंबर आएगा, उसके बाद शायद वो हमारी तरफ देखना शुरू करेंगे। तो ये एक बात हो गई। और दूसरा, ये अभी जो यूक्रेन में जो गड़बड़ चल रही है, इसका जो हमारे ऊपर असर हो रहा है, एक तो मैंने जैसे बोला कि विद्यार्थी, उनको इवैक्यूएशन करने की कोशिश जारी है, लेकिन समय लगेगा। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन शायद बाय रोड इवैक्यूएशन ये सबसे मोस्ट प्रैक्टिकल होगा। दूसरा, जो इकोनॉमिक इश्यूज है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, आज तेल के जो भाव है, ये 120-125 डॉलर्स पर बैरल हो गए हैं, लेकिन जो इंडियन क्रूड बास्केट है वो 100 के आसपास पहुंचा हुआ है। अभी इलेक्शन से तेल के भाव तो अभी सरकार बढ़ाएगी नहीं, लेकिन इलेक्शन के बाद समझ लीजिए तेल के भाव ऊपर जाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जिस कीमत में तेल मिलता है उससे काफ़ी कम कीमत में हम तेल को या पेट्रोल और इसको बेचते हैं। तो जब एनर्जी की कीमत बढ़ेगी तो आज देश में इतना सारा पेट्रोल का कंजम्पशन है, तो इससे इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ना ये एक आम बात है। तो इसके ऊपर तो आप कुछ नहीं कर पाते। खैर, सरकार बहुत कुछ कोशिश करती है कि वो अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएगी, वो स्पॉट जो सेलिंग होता है हाई सीज के ऊपर, वहाँ से थोड़ा सस्ते में तेल खरीदने की कोशिश करेगी। हमारे जो अल्टरनेट सोर्सेस है उनको बोलेगी कि भैया अपना सऊदी अरेबिया है, या समझ लीजिए साउथ अपना वियतनाम वगैरह, जहाँ थोड़ा सा तेल हमारे पास आता है, कि आप थोड़ी तेल की क्वांटिटी अभी बढ़ाइए। तो ये उपाय तो होंगे ही, लेकिन जो सामान्य आदमी के तौर पे जो है चीज़ है, कि जो आपने शायद आपके चैनल के थ्रू सबको बतानी चाहिए, आज हर एक के पास गाड़ी है, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इतनी सारी बसेस है। आज हमारे पास जो हम व्हीकल की संख्या है, हमारी लोक संख्या से कितनी बहुत ज़्यादा उसकी संख्या है। तो अगर इस व्हीकल्स का कंजम्पशन कम करने के लिए ऑलमोस्ट 30% कंजम्पशन हम कम कर सकते हैं, अगर आप कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। यानी कि जो इंजन का ट्यूनिंग है वो ठीक होना चाहिए, लोअर गियर्स में का इस्तेमाल करना चाहिए, एक्सीलरेटर और ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, टायर प्रेशर ठीक होना चाहिए। बहुत सारे उपाय ये बताते, तो वो करें तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी का कंजम्पशन 20 या 25% से भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कार पुलिंग कर सकते हैं, आप छोटी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये करें तो आप एनर्जी सिक्योरिटी में मदद कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन के साथ तो हमारा ज़्यादा ट्रेड नहीं है, रशिया के साथ ट्रेड तो है, लेकिन जब दुनिया की सैंक्शंस होगी तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर बहुत असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हम S-400 नाम की जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है उनसे रशिया से ले रहे हैं। 5 बैटरीज मिलनी थी, 1 मिल गई है, 4 अभी मिलने वाली है। अभी शायद उसे हमें हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया प्रेशर डालेगी कि भैया आप रशिया से शस्त्र मत लो। आप हम एक न्यूक्लियर सबमरीन ऑन हायर या ऑन लीज लेने वाले थे, शायद वो लेने में कठिनाइयाँ होगी। हमारे जितने भी टैंक्स हैं हमारे आर्मी में, जिसे T-75 टैंक बोला जाता है, T-90 वगैरह, ये रशियन ओरिजिन के हैं। तो उसे हमें इंडियन ओरिजिन के टैंक से रिप्लेस करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया, ये बड़े जोर से चल रहा है, बात ज़्यादा हो रही है, लेकिन अगले कुछ सालों के अंदर हमारी ये जो ओवर डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर, ये हमें रोकनी पड़ेगी, और हमने फुल्ली डिपेंड रहना चाहिए इक्विपमेंट या शस्त्र
जो हमारे देश में बनते हैं। उसके लिए कोशिश बहुत जारी है, प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास फिलहाल रेवेन्यू की कमी है। तो आशा करते हैं कि कैपिटल बजट बढ़ेगा और जो मेक इन इंडिया है ये आगे बढ़ेगा। और लास्ट में मैं इसमें इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमें एक समय आ जाएगा कि जब फैसला करना पड़ेगा कि हम किसके बाजू में जाए, क्योंकि रशिया के बाजू में जाना एक सही बात है, क्योंकि रशिया ने हमें काफ़ी मदद की है। लेकिन आज चाइना का जो सबसे बड़ा मित्र, चाइना को जो मदद करेगा वो है रशिया। तो अल्टीमेटली कुछ समय के बाद हमें भी साइड्स लेनी पड़ेगी, लेकिन इकोनॉमिक इसके एस्पेक्ट्स हमारे पे काफ़ी होंगे। लेकिन इसके साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी इकोनॉमी अभी काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है। मैं आपको एक कल का एग्जांपल देता हूँ या परसों का, कि हमारा स्टॉक मार्केट ये 1900 पॉइंट से डाउन हो गया, तो बड़ी हेडलाइन आ गई इकोनॉमिक टाइम्स में कि स्टॉक मार्केट डाउन हो गया और वेल्थ वर्थ 1000 करोड़ या जो भी फिगर होगी वो वाइप आउट हो गई। तो ये सब आभासी जो वेल्थ है, आपने ये देखना चाहिए कि हमारा अगर 4% से वर्ल्ड मार्केट डाउन, हमारा मार्केट डाउन हो गया, तो बाकी देश का क्या हाल है? रशिया का जो मार्केट है वो तो 50% से डाउन हो गया, यानी कि हमारे 7 गुना। यूरोपियन मार्केट हमारे से 2 गुना डाउन हो गया, अमेरिकन मार्केट डाउन हो गया। खैर, ये कोई बहुत सुख की बात नहीं है कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र में भी तकलीफ हो रही है, तो हमें थोड़ी बात हो तो हमने वो सहन करनी चाहिए। लेकिन दुनिया के तुलना में हमारे इकोनॉमिक लॉसेस कम है, ये मैं आपके सामने मानना चाहता हूँ। और दूसरी बात इसके साथ यह है कि डॉलर्स की कमी, इंडियन रुपी वीक हो रहा है, हमारे पास बहुत डॉलर्स है, हमारी एक्सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है, तो ये डॉलर का शॉक भी हम एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो डॉलर का शॉक हो, इकोनॉमी का शॉक हो, शॉक एसएचओसी के ये अगर हो, तो इसे एब्सॉर्ब करने में हम अभी तो काबिल है। लेकिन जी आज का सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर हमने इस लड़ाई में सक्सेस मिलाना है, तो हमने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। हर एक इंडियन ने कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। बंद है, जी धरने हैं, एक दूसरे से लड़ना है, मोर्चे निकालने हैं, ये सब बंद होना चाहिए। और इकोनॉमी को प्रोडक्टिव बनाओ। अगर मैं किसी कारण से आपके विरोध में हूँ, तो आपके घर के ऊपर झंडे फहराने के बदले मैंने कुछ प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान है, या अपना फास्टिंग करके मेरा जो खाना बचेगा वो किसी गरीब को देना है। यानी कि प्रोडक्टिव करेंगे तो ही देश का फायदा होता है। तो आज इस हालात में देश ने इकट्ठा होने की जरूरत है। और जिस फील्ड में आप है, फार्मर्स है तो बिकम द बेस्ट फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट है तो बिकम द बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर आप साइंटिस्ट है तो हमने नासा के आगे जाना चाहिए। यानी कि हर एक क्षेत्र में अगर हम वर्ल्ड क्लास होते हैं, तो हमारी देश की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। लेकिन आजकल हमारी शक्ति, बहुत ज्यादा शक्ति आपस में लड़ने में जाती है, निगेटिव काम करने में जाती है, जो देश के लिए प्रोडक्टिव नहीं है। तो हमने एक इंडियन के तौर पे, एक देशवासी के तौर पे, हम हमारे देश को और खुद को किस प्रकार से प्रोडक्टिव बनाना, इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। और बातचीत कम और काम ज्यादा होना चाहिए, तो तभी ये देश इस प्रकार की लड़ाई में विजय हासिल कर पाएगा। नरेंद्र जी। जी 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 महाजन जी, आपने हम सभी दर्शकों को बहुत ही अच्छी तरीके से आज की इस स्थिति से अवगत कराया। सिर्फ एक ही मिनट में एक आखिरी प्रश्न यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा, बहुत ही कम समय में, आपको समय कम है। आ, यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा कि अब भारत ने क्या स्टैंड लेना चाहिए। तो जिस प्रकार से रशिया ने उसका जो भूभाग है, जो यूक्रेन है, पहले वो रशिया में ही था, तो वो वापस लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत ने भी पीओके का विचार करना चाहिए। तो इसके बारे में आप संक्षिप्त में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। देखिए, ये जो लोग बात करते हैं कि हमें पीओके को लेना चाहिए, ये करना चाहिए, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमारे पास जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है, जो ज़्यादा सीरियस है, उसे आपने पहले ओवरकम करना चाहिए। यानी कि दहशतवाद, या पाकिस्तान का जो इंटरफेरेंस कश्मीर में है, वो अभी ख़त्म हुआ नहीं है, ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि चाइना उनको मदद करता है। तो पहले वहाँ पे उनकी कमर तोड़नी चाहिए। इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन जो हमारे देश में होता है, वो रोकना चाहिए।
हमारे देश में नार्को टेररिज्म यानी अफू गांजा चरस का दहशतवाद ये बढ़ रहा है, वो उसे हमने उसकी कमर तोड़नी चाहिए। फेक इंडियन करेंसी नोट होते हैं, स्मगलिंग हमारे देश के कोस्ट लाइन से बहुत होता है, इलीगल ट्रेड बहुत होता है, लोग टैक्सेस पे नहीं करते हैं जिससे हमारी ये बढ़े। तो यानी कि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है, पहले देश को अंदर से सुदृढ़ करो। देश में अगर आप देखिए, पेपर पढ़े तो नक्सलवादियों ने क्या किया, कश्मीर में क्या हुआ, ईशान्य भारत में क्या हुआ, कितने ड्रग्स अंदर आ गए, कितना स्मगलिंग हो गया, कितना इलीगल ट्रेड हो गया, कि अपने देश में महिलाएं कैसे सुरक्षित नहीं है, बूढ़े जो सीनियर सिटीजन है वो कैसे सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये कितनी खराब है। तो ये पहले जो देश के अंदर की प्रॉब्लम्स उसको कम करिए, देश को प्रोडक्टिव बनाइए, देश की जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर ये बढ़ाइए, मिलिट्री को और ताकतवान करिए, और उसके बाद जो आगे वाली चीजें हैं ये सोचिए। पीओके को कैप्चर करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, लेकिन क्या उसके लिए अगर चाइना के साथ लड़ाई होगी तो क्या इस लड़ाई चाइना भी उनको मदद करेगा? तो क्या उस लड़ाई के लिए सब देश तैयार होगा? अगर आपके पेट्रोल के रेट आज जो 110 रुपया पूना में है, 140 रुपया के ऊपर जाते हैं, तो क्या पूना वाले फौज के नीचे पीछे खड़े रहेंगे? अगर सब्जी का रेट आज समझ लीजिए कि कॉलीफ्लावर 30 रुपए के लिए आता है, वो 60 रुपए के लिए हो जाता है, तो क्या आप कॉलीफ्लावर कम खाएंगे? यानी कि क्या आप खुद देश के पीछे टैक्स भर के खड़े रहेंगे? तो ये जवाब पहले आप देने चाहिए। टैक्स तो भरने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं। बहुत सारे इंडियंस, बहुत ही कम हमारा टैक्स बेस है, और हम बात करते रहते हैं कि पीओके को कैप्चर करो। पहले एक अच्छा सिटीजन बनो, देश को पहले अंदर से मजबूत करो, उसके बाद जो बाहर वाले सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसके तरफ हम देख सकते हैं। नरेंद्र जी। तो देखा दर्शकों, आज की चर्चा से हमें ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से आज की जो वर्तमान स्थिति है उससे उन्होंने अवगत कराया है। तो आने वाला ये काल जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। हमारे यहाँ पर सनातन हिंदू धर्म में बहुत सारे संत महात्मा हैं, और उन्होंने ये बताया है कि आने वाला काल जो है वो मनुष्य के लिए संघर्षमय हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम सभी ने इस काल में रहने के लिए हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। सनातन संस्था की ओर से इस आपातकाल में हमें कैसे रहना है, इसके लिए सर्वाइवल गाइड यानी आपातकालीन सुरक्षा इस प्रकार का ऐप ये पब्लिश किया है। ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। मैं आप सभी को आह्वान करना चाहूंगा कि इस काल में हम सबकी सुरक्षा हेतु, हम पूरे देश वासियों की सुरक्षा के लिए हम किस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस ऐप में हमने दी है। तो ये ऐप आप अवश्य डाउनलोड करें, और आपके सभी दोस्तों को, मित्रों को, परिचितों को भी आप अवश्य भेजें। और यदि आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर हमने एक लिंक दी है, इस लिंक पर क्लिक करें। आपका नाम, आपके शहर का नाम, आपका पता इस लिंक पर क्लिक करके हमें अवश्य भेजें। हमारे कार्यकर्ता आपको संपर्क करेंगे। मैं आज जो दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़े हैं वो देख रहे हैं, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस निरंतर आते रहेंगे। राष्ट्र और धर्म के इस कार्य में यदि आप कुछ अर्पण करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डोनेशन की भी लिंक दी है। आप इस कार्य में अर्पण करके राष्ट्र और धर्म के कार्य में आप सहकार्य कर सकते हैं। आज की इस चर्चा में ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी इस चर्चा में आए, इस हमारे साथ में संवाद किया और हम सभी को अमूल्य मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूंगा और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने इस कार्यक्रम को देखा। जाते जाते एक छोटा सा आह्वान करना चाहूंगा कि ये जो लिंक है यूट्यूब की आज के कार्यक्रम की, या आपके दोस्तों को और परिवारों को भी अवश्य भेजें ताकि उनके अंदर भी जागृति निर्माण हो और राष्ट्र और धर्म रक्षा में हम सभी अपना अपना योगदान दें। तो मिलेंगे हम बुधवार को शाम को 7 बजे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है चर्चा हिंदू राष्ट्र की। सभी को नमस्कार।